हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग सेकंड लेक्चर की बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, क्लास 12 का। काफ़ी बेहतर लेक्चर होने वाला है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। प्रीवियस जो क्लास था उसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, और दूसरा जो उसमें का टॉपिक था वो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से ऑर्डर पर चर्चा कर लेंगे जिससे आपको सुविधा हो। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इससे पहले थोड़ा सा हम आपको जानकारी बता देते हैं। जैसे ऑर्डर के बारे में हम आपको बताए थे कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कशन किए हैं वो सब के सब एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी था। वही हम लिखें कि अब डिस्कशन इट इज क्लियर दैट ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी जिसको थ्योरेटिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हम लोग उसको कहते हैं। याद रखना, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। लेकिन अभी जो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलिकुलरिटी, उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो संख्या होता है हम उसी को कहते हैं कि यह मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मान लो कि ये कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा इसके कोफिशिएंट पर, इसका कोफिशिएंट जो होगा ना, इसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बेसिक्स 9th-10th का एक प्रॉब्लम है। हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन हम लोग दो कैटेगरी में बांट के रखे हुए, एक को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन आप इतना याद जरूर रखिएगा कि मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको थ्योरेटिकली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो सिंपली अगर बात करें तो रिएक्शन कितने कैटेगरी का होता है, दो तरह का होता है। एक में होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते हैं कि वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो, वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है ना, द रिएक्शन व्हिच इज कंप्लीट इन ओनली वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। एक ही बार में रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, दो स्टेप तीन स्टेप की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो देखो एलिमेंट्री रिएक्शन का कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं और उसका मोलिकुलरिटी क्या होगा हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी का डिफिनेशन तो हम लोग जानते हैं कि वैसे डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स होगा उसी को कहते हैं। अब देखो जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कि H2 प्लस I2 ये कन्वर्ट होकर क्या बन रहा है 2HI। अगर यह रिएक्शन एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह एलिमेंट्री रिएक्शन है। फिर उसी तरह से देखो कि C प्लस O2 तो क्या बन जाएगा CO2। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, अगर जनरल वे में लिखे तो क्या हो जाएगा A प्लस B कन्वर्ट हो रहा है C में। ठीक, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। जो भी एक स्टेप में कंप्लीट होगा उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। जैसे मान लो कि CaCO3 अगर इसको हम लोग हीट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा CaO प्लस CO2। यहाँ पर हम लोग फेज के चर्चा करेंगे नहीं उतना ज़्यादा। तो ये जितना भी रिएक्शन है ये सभी के सभी एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है ना, अब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग
क्या करेंगे कि उसका मोलिकुलरिटी कैसे डिफाइन करेंगे, उसका मोलिकुलरिटी क्या होगा। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम लोगों को सिर्फ याद रखना है कि रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, या नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स होगा जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर गौर करो, हम लिखते हैं इधर है केमिकल रिएक्शन, इधर है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन, और इधर हम लिख रहे हैं मोलिक्यूलरिटी। देखो मोलिक्यूलरिटी, मोलिक्यूलरिटी, ठीक। जैसे मान लो कि ए रिएक्टेंट है और कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर गौर करना कि ए का कोफिशिएंट कितना है, बताओ। ए का जो कोफिशिएंट होगा यही इसका मोलिकुलरिटी होगा। तो इस रिएक्शन में ए का कोफिशिएंट 1 है तो इसका मोलिकुलरिटी 1 होगा। अगर कोई रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यहाँ पर देखो कितना है 1 + 1 दैट इज 1 + 1, इसको हम लोग कितना कहेंगे 2 मोलिकुलरिटी। कुछ वैसे भी रिएक्शन हो सकता है A2 + 2B, ठीक है, यहाँ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। तो यहाँ देखो ए का कोफिशिएंट कितना 1 है, बी का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 1 + 2 = बोलो 1 + 2 = क्या हो जाएगा 3। तो इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी ट्राई मोलिकुलरिटी है, ठीक। कभी कभी ऐसा भी होगा जैसे 2A + 3B मान लो, ठीक है। तो ये अगर बनता है प्रोडक्ट, अगर ये अगर प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मोलिकुलरिटी 2 + 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। देखो हम अभी जो है ना यहाँ से PP लिख रहे हैं, प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जनरल इक्वेशन बना रहे हैं। बाद में हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट भी बनाएंगे। अब चूँकि डिफिनीशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करता है मोलिकुलरिटी, हम इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन देगा तो वहाँ प्रोडक्ट देगा, तो मोलिकुलरिटी डिफाइन करने में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट है, देखो यहाँ 3-4 बात आया हम लोग सामने। पहला पॉइंट है कि मोलिकुलरिटी हम लोग उसको कहते हैं, मोलिकुलरिटी उसको कहते हैं कि जब भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो संख्या होगा उसको मोलिकुलरिटी कहते हैं, ठीक। और मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि मोलिकुलरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला रिएक्शन होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते हैं, वैसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, मतलब रिएक्टेंट शुरू हो प्रोडक्ट में जाकर खत्म हो जाए, उसमें बाकी और कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा उसके कोफिशिएंट को हम लोग ऐड कर देंगे, वो मोलिकुलरिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा इससे मजा आएगा, उसमें हम लोगों को काम करना है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि मोलिकुलरिटी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बात करेंगे, ठीक। तो पहला बात है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप 9th 10th में पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते किसको है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जो 2 और उससे अधिक स्टेप में 2 और मोर स्टेप कंप्लीट होगा, 2 या उससे अधिक स्टेप में कंप्लीट होगा, उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा बात आएगा, ठीक है ना। जैसे द रिएक्शन विच इज कंप्लीट इन मोर देन 1 स्टेप, ठीक है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर किसी क्वेश्चन में मैकेनिज्म दे दे, जैसे मान लो कि एक हम नॉर्मल बना रहे हैं ए से C बन रहा है, सिर्फ मैकेनिज्म के लिए हम बता रहे हैं अभी, आप समझो। और ये हो गया मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन स्टेप 1 में बन गया। लेकिन जब इसको मैकेनिज्म से हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे ना, तो पहले बनेगा A से B, ठीक है, A से B, और फिर दूसरे स्टेप में बनेगा B से C, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या बन जाएगा B से C, और ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा A to C। तो प्रोडक्ट तो वही बना, जहाँ यह है वही प्रोडक्ट बना। यहाँ ध्यान देना, क्या ध्यान देने वाला बात है वो समझो। जैसे कि अगर मैकेनिज्म में
इन्वॉल्व कर दे कि यह फास्ट है तो फास्ट माना जाएगा, उसको मान लेंगे कि फास्ट है, स्टेप 1। लेकिन अगर क्वेश्चन के मैकेनिज्म में अगर रिएक्शन के अगर स्पीड को मेंशन नहीं किया हो, स्पीड को मेंशन नहीं किया हो, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट स्टेप को हम लोग लेंगे कि यह स्लो स्टेप है, और सेकेंड स्टेप को हम लोग लेंगे कि यह फास्ट स्टेप है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप को स्लो और सेकेंड स्टेप को फास्ट। लेकिन अगर किसी भी प्रॉब्लम में मैकेनिज्म दिया हुआ, मैकेनिज्म में बोल रहा है कि पहला वाला ही फास्ट है, दूसरा वाला फास्ट है, तीसरा वाला स्लो है, तो आप मान लीजिएगा वहां पर। ठीक है ना। लेकिन अगर मैकेनिज्म का चर्चा नहीं किया हो, हम लोग खुद से अगर किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हैं, तो वहां पर पहले स्टेप को हम लोग स्लोअर स्टेप हम लोग कहते हैं। ठीक है, तब देखो, तो इसका पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है ना, एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होगा, उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरा बात है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लोअर स्टेप होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में मैकेनिज्म दिया रहेगा, तो मैकेनिज्म दिया रहेगा तो उसमें जिस स्टेप को फास्ट बोले मान लेंगे उसको, जिसको स्लो बोले मान लेंगे। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म हम लोग खुद से लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप को स्लोअर लिखेंगे, सेकेंड वाला को फास्ट लिखेंगे, उसके बाद फास्टर लिखेंगे। ठीक है ना, याद रखना। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होगा उसमें स्लोअर स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसको हम लोग आरडीएस कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोअर स्टेप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ना, वो स्टेप वाइज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो जितना भी स्टेप्स ऑफ रिएक्शन हो रहा है वो सभी के सभी स्टेप्स जो होगा वो एलिमेंट्री स्टेप होगा। तो हम लोग कह सकते हैं द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री स्टेप। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टेप्स सब जो होता है वो एलिमेंट्री स्टेप्स होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टडी एलिमेंट्री स्टेप्स के टर्म्स में अगर किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। उस पर भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है ना, अभी हम लोग थोड़ा देर में चर्चा करेंगे। एक पॉइंट और आप याद रखना, हम इसमें मेंशन कर देते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वैसे सब्सटेंस जो फर्स्ट स्टेप में बनता हो और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम्ड हो जाता हो, उसको हम लोग कहते हैं कि यह इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन है। वैसे सब्सटेंस जो फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम्ड हो जाए, उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो तो क्या हो जाएगा, इसी में हम लिख देते हैं द सब्सटेंस which is the substance which is formed in step 1 and consumed in step 2 is called intermediate of reaction, intermediate ऑफ रिएक्शन। इस बात को भी याद रखना। ठीक, इसका एक और पॉइंट जैसे याद रखना, कभी भी मोलेक्युलरिटी ओवरऑल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, ओवरऑल मोलेक्युलरिटी can't be determined।
ओवरऑल मोलिकुलरिटी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। इसमें 4-5 पॉइंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना। पहला कि एक से अधिक स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप को स्लो रखना, सेकेंड स्टेप को फास्ट रखना। तीसरा पॉइंट है कि स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। चौथा पॉइंट है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेप 1 में कोई सब्सटेंस बनता हो और स्टेप्स 2 में कोई सब्सटेंस, वही सब्सटेंस कंज्यूम्ड होता हो, उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि ओवरऑल मोलिकुलरिटी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। याद रहेगा, ओवरऑल मोलिकुलरिटी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि मैकेनिज्म स्टेप्स क्या होता है। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखो कि हम एग्जांपल लेते हैं कि for the decomposition of N2O5 देखो, हम लोग इसका डिकम्पोजिशन लेते हैं। अगर हम इसको एक स्टेप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो कि 2 मोल्स ऑफ N2O5 खुद को डिकम्पोज करेगा और बना लेगा 4 मोल्स ऑफ NO2 और प्लस O2। तो ये स्टेप 1, मतलब इसको हम लोग कहेंगे कि यह एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन इसी को हम लोग अगर स्टेप वाइज लिखेंगे तो यह कहलाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तब देखो, इसका हम मैकेनिज्म लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसका मैकेनिज्म में क्या करेंगे कि हम 1 मोल लेते हैं N2O5 को, ठीक है, और इसको हिट कर देंगे, क्या बन जाएगा, NO2 और प्लस NO3। ठीक हो, अभी देखो रिएक्शन हमारा बैलेंस भी है, रिएक्शन क्या है, बैलेंस भी है। ठीक है, स्टेप 1 है, हम क्या बोले, स्टेप 1 जो होगा, स्टेप 1 हम लोग खुद से लिख रहे हैं, तो इस स्टेप को हम लोग कहेंगे कि यह स्लो स्टेप है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लो स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक भी हम लोग, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है तो इंडोथर्मिक कहेंगे। अगर हम बात करते हैं स्टेप 2 का, तो क्या होगा कि N2O5 और इस सब्सटेंस को आप लेके आओ तो क्या हो जाएगा, NO3, ये दोनों मिलके बनेगा NO3 प्लस 3 मोल्स ऑफ, ये बना लेगा 3 मोल्स ऑफ NO2 और प्लस O2। ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं। देखो, अब यहाँ सेकेंड स्टेप है, तो सेकेंड स्टेप में कैसा होगा, फास्ट स्टेप होगा। ठीक है ना, सेकेंड स्टेप को हम लोग मान लेते हैं कि फास्ट स्टेप है। अब देखो, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो NO3 से क्या हो रहा है, NO3 कैंसिल हो जा रहा है। हम क्या बताए थे, वैसा रिएक्शन जिसमें फर्स्ट स्टेप में कोई सब्सटेंस बनता हो और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम्ड हो जाता हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के टर्म्स हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, NO3 हमारा इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, तो NO3 हो जाएगा। ठीक, एक पॉइंट हम और आपको बताए थे, जब इसको ऐड कर रहे हैं ना तो NO3 कैंसिल, 1 मोल ऑफ नाइट्रो पेंटॉक्साइड यहाँ भी है, तो 2 मोल्स ऑफ N2O5 कन्वर्ट हो जाएगा कितना, 3 और 1 4, 4 मोल ऑफ NO2 और प्लस O2। ध्यान देना। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट स्टेप एलिमेंट्री का था उसी तरह से आया, बिल्कुल समझ रहे हो ना।
अब देखो इंटरमीडिएट हमको पता चल गया, पहला स्टेप में बने और दूसरा स्टेप में ख़त्म हो जाए, उसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक, एक पॉइंट और, हमको इस रिएक्शन को देख के ऑर्डर निकालना है और मोलिकुलरिटी निकालना है। तो मोलिकुलरिटी का डेफिनेशन क्या बताएं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो भी संख्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो भी संख्या होगा उसको जोड़ लेना। तो देखो मोलिकुलरिटी ऑफ स्टेप वन तो कितना है 1। देखो इसका कोफिशिएंट, देखो इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर तुमको देखना है स्टेप 2 का मोलिकुलरिटी, तो मोलिकुलरिटी ऑफ स्टेप 2, स्टेप 2 में कितना हो जाएगा 1 + 1। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा आप ध्यान से तो आपको पता चलेगा, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 और 1, तो 1 + 1 = 2। ठीक, अगर हम बात करें कि ओवरऑल मोलिकुलरिटी इस रिएक्शन का कितना होगा, तो आपको पता है कि ओवरऑल मोलिकुलरिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें लिख देते हैं कि ओवरऑल मोलिकुलरिटी can't be determined, हम लोग इसको नहीं निकाल सकते, ओवरऑल बिल्कुल नहीं निकाल सकते। उसके बाद देखो जो स्लोअर स्टेप जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, स्लोअर स्टेप वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो था वो कैसा था, स्लोअर स्टेप था। तो अगर यहाँ पर हमको ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा तो हम सिर्फ इसी पर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इनटू के और इनटू N2O5, इसका कितना हो जाएगा 1। तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें 2 3 4 पॉइंट है, याद रखिएगा, हम लोग स्टेप वाइज वर्क करते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलो देखो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, इसको नोट कर लेना, हम मिटा देते हैं। उसके बाद देखो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। देखिए जैसे हम लोग लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि रिएक्शन बिटवीन क्या हो जाएगा, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2। ठीक है ना, H2 और I2। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम H2 और प्लस I2 रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा 2HI बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा 2HI बन जाएगा। लेकिन अगर इसका मैकेनिज्म करेंगे हम लोग, इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टेप वाइज करेंगे। देखो तो इनिशियली स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, स्टेप 1, जब स्टेप 1 की बात करेंगे तो I2 को कन्वर्ट कर लेंगे किस में 2I में, I2 को कन्वर्ट कर लेंगे 2I में, 2I हो गया। ये फास्ट स्टेप होगा। अब जैसे ये मैकेनिज्म में दिया हुआ है तो फास्ट है ना, तो हम लोग इसको ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट स्टेप है तो इसको स्लो करें, फास्ट है तो फास्ट है। ठीक, फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में कि H2 और प्लस I, तो ये बन जाएगा H2I। इसमें ये भी बोल रहा है कि ये भी फास्ट है। ठीक है, तब मान लेंगे, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में। और फिर देखो स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा H2I और प्लस I। तो अब ये क्या बन जा रहा है HI
और कितना मोल, 2 मोल। कितना मोल बन जाएगा, 2 मोल बन जाएगा HI, तो 2 मोल्स ऑफ HI, ठीक है। और इसको बोल रहा है कि यह स्लो स्टेप है, तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसमें स्टेप 1 को ही बोल रहा है कि फास्ट है, मान लेंगे फास्ट है, लेकिन यहाँ बोला ना स्लो है। तो रेट जो डिटरमाइन होता है, रेट वो किस पर निर्भर करता है, स्लो स्टेप पर निर्भर करता है। तो यहाँ जो रेट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो K इंटू हो जाएगा H2 और I2, ठीक है ना, I2। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी हो जाएगा 1 + 1 = 2। अगर मोलिकुलरिटी की बात करेंगे, ठीक है ना, मोलिकुलरिटी का, तब भी क्या हो जाएगा, मोलिकुलरिटी जो होगा यहाँ भी स्लो स्टेप पर निर्भर करता है। तो यहाँ 1 + 1 = 2। तो इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात हम बता रहे हैं बार बार कि अगर अपने से मैकेनिज्म लिखोगे तो क्या करना है, जब खुद से मैकेनिज्म लिखोगे ना तो वहाँ पर क्या करना है कि पहले स्टेप को स्लो कर देना, ठीक है। लेकिन अगर ये हम जिसे दिखा रहे हैं ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर सेकेंड स्टेप तो फर्स्ट स्टेप, जो क्वेश्चन बोल देगा उसको मान लेंगे, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये बात जरूर याद रखेंगे कि जब कभी भी हमको रेट की बात करें तो रेट की बात करने के लिए हम लोगों को स्लोअर स्टेप की ही बात करना पड़ेगा। समझ गया, क्लियर है कि एलिमेंट्री रिएक्शन का कैसे निकालोगे और उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कैसे निकालोगे, ठीक। उसके बाद देखो थोड़ा सा और हम लोग मोलिकुलरिटी पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर में हम आपको बताए थे कि ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। लेकिन मोलिकुलरिटी में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और मोलिकुलरिटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो पॉइंट यह है कि मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, देखो एग्जांपल से हम लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन, यहाँ हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन, और इधर हम लोग ले लेते हैं मोलिकुलरिटी, ठीक है ना, मोलिकुलरिटी। देखो तो केमिकल रिएक्शन जैसे PCl5 है और इसको हम लोग डिसोसिएट कर रहे हैं तो PCl3 या +Cl2 बन रहा है। यहाँ पर आप एक हम बात बताइए, अगर कोई 0 ग्राम PCl5 ले लेगा तो कैसे बन जाएगा PCl3 और Cl2, पॉसिबल तो है नहीं बन सकता। अगर कोई बोले कि -15 ग्राम हम ले लेते हैं PCl3 तो कुछ PCl5 तो कुछ बनेगा नहीं बनेगा। इसीलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा याद रखना कि होल नंबर होता है। कैसा होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 होगा, देखो तो इसका मोलिकुलरिटी कितना है 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिमोलिकुलरिटी, यूनिमोलिकुलरिटी याद रखना, यूनिमोलिकुलरिटी, ठीक है। अगर मान लो कि 2HI डिसोसिएट होके बन जाए H2 + I2, तो यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो इसका मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, बाई मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक। आप यहाँ लिख सकते हो ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तीसरा देखो, अगर हम लेते हैं कि 2SO2 और +O2 ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा 2SO3, समझ गए बात को। अब 2SO3 और +O2, तो देखो यहाँ से देखो इसका कोफिशिएंट और यहाँ से देखो इसका कोफिशिएंट, तो 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो कितना हो गया 3। हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्राई मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, समझ गए ना बात को। तो जो भी रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स का संख्या जो होगा उसी को हम लोग कहते हैं। चलो तो याद रखना, वह 1 2 3 एग्जाम्पल लिए हैं हम, इस तीनों से समझ लो, ठीक है ना।
यहाँ पर देख लो कि क्या हो जाएगा कि कोफिशिएंट को हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पर क्या होता है डिफरेंस। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी? सिंपल सी बात है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या है आपको पहले से पता है। देखो एक तरफ हम ले लेते हैं कि इधर ऑर्डर है, ठीक है ना, और इधर क्या है मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है। तो 1 नंबर पॉइंट में ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, याद रखना। ऑर्डर क्या है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी, ये याद रखना। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट में क्या हो सकता है, ऑर्डर जो होगा ऑर्डर में बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शन। ऑर्डर सब चीज पॉसिबल है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हम लोग देखे भी है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी जो होगा ऑलवेज होल नंबर होगा, ऑलवेज होल नंबर होगा, इसमें याद रखना, ठीक, ऑलवेज होल नंबर होगा। तीसरा पॉइंट में होगा कि ऑर्डर को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली ही, समझ गए ना, और मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से, तो याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोगों को लेक्चर आने वाला है, लेक्चर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग उसमें पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो हम इसके आगे जो टॉपिक हमारे आने वाला है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। आज को क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।